तो कैसे हो भाई लोग। आज चालू कर रहे हैं हम कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, देख लो भाई। ये वाला पेन स्टार्ट करते हैं, थिकनेस थोड़ी सी ये वाली ले लेते हैं। देखो, आप समझ लो कि मैं कंपनी लॉ का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपका अभी जो आ रहा है 2022 का, वो भी है। मैं नए सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, बट इसमें ओल्ड सिलेबस भी इंक्लूड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मैंने देख लिया, तो जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे ओल्ड सिलेबस 2016 के सिलेबस वाले स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये एप्लीकेबल है उनके लिए जो दिसंबर में पेपर देंगे 23 में। मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे ना, मैंने इसी सिलेबस में 2016 वाले सिलेबस में पास आउट किया है जून 2022 के अंदर। ठीक है, और लॉ में मैं मेरे मार्क्स आए थे 60। तो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, हालांकि पिछली वीडियो देख लेना आप, मैंने उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताई है, पढ़ेंगे कैसे 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 करेंगे। अब मैं चालू करता हूँ, सीधा पढ़ाना चालू करता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो देख लो, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना चालू कर दो। इसमें मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा लॉ के अंदर जितना हो सकता है। ओके, चालू करें। देखो, कंपनी का चैप्टर का जो नाम दे रखा है उसने दे रखा है 1.1 के अंदर कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। देखो, कंपनी आपके आने वाली है 60 मार्क्स की। इसके एक पोर्शन जो बनाया है इन्होंने, कंपनी नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो पोर्शन बनाया है ये 60 मार्क्स का, ये देखो, ये 60 मार्क्स का पोर्शन बनाया है। इसमें कंपनी एक्ट 40 नंबर का रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ वही है जो 2016 के सिलेबस में है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। जहाँ जहाँ चेंजेस है मैं बताऊंगा आपको। 2016 के सिलेबस वाले स्टूडेंट हो, सब नोट्स वोट्स सब कुछ तैयार हैं। मतलब नोट्स क्या, मतलब जो पेपर में आने वाली चीज़ें वो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था। बट अब मैं पढ़ना चालू कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से नोट्स के तौर पे आपको बना के देता रहूँगा। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी टीचर से इसकी क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाओ, और नंबर 60 ना आए तब बोलना, बट पढ़ोगे आप मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉलो एक को करना जिसको भी कर रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको रीड हर चीज़ करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि देखो पेपर है, फाइनल की तैयारी करने जा रहे हो, कोई ऐसे ऐसी तैयारी करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, कन्वर्जन, रिकन्वर्जन, री रजिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कंपनीज के बारे में, बता रहा है कि कंपनीज एक्ट 1913 वॉज द फर्स्ट स्ट्रक्चर लॉ ऑन द कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो एक लॉ बनाया, लॉ क्या, एक कानून हो गया, जिसमें हम क्या बनाया कि आप कहीं पर भी जाके कोई चीज़, जैसे आप अपना नाम कहीं भी रजिस्टर कराते हो ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया एक तरीके से। तो ऐसी कंपनी कहाँ खुलेगी, कंपनी का जो पहली बार स्ट्रक्चर आया 1913, तो ये एक पॉइंट बनता है कि ये वाला ये पोर्शन बन जाता है कि 1913, जैसे मैंने बुक हाईलाइट करते चलेंगे, इस पोर्शन को आप हाईलाइट कर लेना कि कंपनी एक्ट 1913 वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड लॉ ऑन कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी मैं हालांकि तेज तेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट ये चीज़ें चलेंगी। सम ऑफ द कंसेप्ट 1931 एक्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन, ये एक्ट को मॉडिफिकेशन कराया जाता है, कोई भी एक्ट आते हैं उनको मॉडिफाई कराया जाता है। 2013 में एक कंपनीज एक्ट आया, 2013 वही हम चल रहा है, उसी में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बताएगा, ये फालतू के टाइम वेस्टिंग है। तो आपको याद रखना है ये पोर्शन, यहाँ से इस पोर्शन को आराम से ऐसे करके आगे बढ़ो। ठीक है, द कंपनीज एक्ट, यहाँ से अब ये कंपनीज एक्ट के बारे में बता रहा है कि कंपनीज एक्ट जो बना है 2013 कंसिडरिंग 29 चैप्टर। ये आपका, ये मैंने देखा है कि कभी कभार ये फेंक देते हैं कि आपके कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं अगेंस्ट। ये आपको यहाँ से यहाँ तक लेके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में लगा देना इसे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ बस इतना ही। ठीक है, The Companies Act 2013 considering of the 29 chapter
470 sections and 7 schedules as against 658 section under 13 parts and 15 schedule in Companies Act 1956 was modified on 12 September। ये इतने ही बताएगा, ये पूरी कहानी बताएगा कि कब क्या हुआ, कैसे आया, पार्ट ऑफ प्रोविजन रिलेटेड। तो अब ये बैकग्राउंड बताएगा कि क्या होता है कंपनीज एक्ट, किस तरीके से आया। आप पहले ही इंटर में पढ़ चुके हो ये चीज़ें, जब आप इंटर में पढ़ चुके हो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ना है तो आप ये नॉलेज पर्पज के लिए आप इसे पढ़ें, ठीक है, फॉर नॉलेज पर्पज, फॉर नॉलेज पर्पज आप इसको समझें, पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब उसकी कहानी बताएगा, किस किस को क्या क्या दे रखा है। अब मैं इंपोर्टेंट चीज़ों की डिस्कशन करूं कि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पीछे में आया हुआ है। तो क्वेश्चन मैंने ये बुक बनानी चालू कर दी है, ठीक है, इसमें सारा कुछ मिलेगा भाई आपको। तो पहली बुक की मैं यहाँ पे जो बात कर लूँ, ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये देखो पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है डेफिनेशन ऑफ द कंपनी इन विच सेक्शन, किस सेक्शन में कंपनीज एक्ट डिफाइन है। तो कंपनीज एक्ट डिफाइन किया हुआ है किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन, एक मिनट भाई, अरे आना यार, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। और ये मेरे टाइम पे पेपर में दे दिया था एक बार कि किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है। दिसंबर 21 का पेपर शायद है, मे बी 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन पूछ ली थी उसने कि कंपनीज किस में डिफाइन है। तो कंपनी तो कोई, देखो यहाँ पे ये लाइन जो बोल रहा है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपनी इज द आर्टिफिशियल लीगल juristic person separate from its member having perpetual existence. In terms of Companies Act, company means a company incorporated under the act or under the previous company law section 2 subsection 20। मैं आपको वैसे कंपनी के बारे में थोड़ा सा वैसे बता दूं अगर आपको नहीं पता। कंपनी क्या होती है, कंपनी एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, बट ये लॉ की नज़रों में इसकी कोई वैल्यू है। अगर आपने कई चीज़ रजिस्टर कराई तो कानून की नज़रों में उसकी एक वैल्यू है। आप एक एक्ट के पास रजिस्टर करा लिए तो अब इसमें जो काम करने वाले या इसको ओपन करने वाले वो और कंपनी दोनों अलग अलग मानी जाती है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है, ठीक है, पहले कंपनी के ऊपर केस होगा, कंपनी में जिसने गड़बड़ की है बाद में उसको देखा जाएगा। तो डॉक्टर अल्ट्रा वायर्स पढ़ते हैं हम, इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि सेम सिलेबस हमारा इंटरमीडिएट में है। अगर हम इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होता तो मैं आपको ये चीज़ें बताता, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है, देन मैंने बताया ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फीचर्स में से क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, किससे, फीचर से। देखो याद मैं आपको करा दूंगा सारी लॉ की बुक, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं याद करा दूंगा आपको। अब फीचर्स की बात करें, देखो कंपनी की विशेषता की बात करें तो विशेषता आपकी, अगर मैं आपके फीचर्स की बात करूं, आप कैसे देखते हो आपके बारे में, तो ऐसी कंपनी है, कंपनी के हम फीचर्स की बात करें तो कंपनी फीचर्स क्या है, कंपनी को क्या माने, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्ट, उसकी एक अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो खुद क्या करती है, वैल्यू रखती है। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इट इज द डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। एक तो लीगल माना गया, ये इलीगल नहीं है। अगर आप कंपनी कोई रजिस्टर्ड है तो वो लीगल है। डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, और ये क्या है, अपने मेंबर से क्या है, अलग है। वाई इनकॉर्पोरेशन अंडर द एक्ट, द कंपनी इज वेस्टेड विद द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी विद which is distinct from the member who compose it। जिन्होंने इसको खोला है उसको क्या माना गया है, इसको अलग माना गया है। एक केस भी हुआ था, बहुत अच्छा केस है, इंटरमीडिएट में भी आपने इसके बारे में जिक्र पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझना। वेल नोन, ये एक इलस्ट्रेशन है। प्रिंसिपल इज द डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड सलमोन। वैसे से कंपनी और एक कंपनी का मालिक था, दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, उसके रिगार्डिंग इसको बताया गया, ये केस लॉ गया, ठीक है। इस केस लॉ के बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना। ये यहाँ से देखो क्वेश्चन आएगा आपका, अगर आता है तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर तरीके से आएगा। वो लिखना कैसे होता है उसमें लैंग्वेज वो मैं बता दूंगा आपको,
पहले तो आप समझो कि ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है। क्योंकि ये एक लीगल है, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन होती है, इसकी एक अपनी वैल्यू है, इसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, एक ये रजिस्टर्ड है, एक लीगल है, दैट्स वाई। लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड क्यों नहीं है, अभी बताते हैं आपको। देखो लिमिटेड लायबिलिटी है, द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द बिजनेस डेब्ट is one of the principal advantage of doing business under the corporate from the organization, where the subscriber exercises the choice of restricting to the company with limited liability। जो कंपनी हम खोलते हैं ना, मैं आपको एक लिस्टेड कंपनी का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे समझो इस चीज़ को, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ चीज़ को। देखो कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कंपनी खोलने के लिए बहुत सारा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं, कुछ बैंक से ले लेते हैं, ठीक है, मालिक ने ले ली, फिर हम शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू हम करते हैं तो हम जितने पैसे इसमें दे रहे हैं, मान लो इसने दिया, ये शेयर क्या हिस्सा दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए जितना ये पैसा लगा रहे हैं, इनका इतना पैसा डूब सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब फिक्स है, इन्होंने 10,000 रुपये लगाए तो इनका 10,000 ही डूब सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में आप जितना पैसा लगा रहे हो, आपका जितना पैसा है, मान लो मालिक ने 10,000 रुपये लगाए तो 10,000 ही डूबेगा ना, बाकी लोगों का तो पैसा अलग है, तो सबके अपने अपने पैसे डूबेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कंपनी में फिक्स होता है कि आपको उतना ही पैसा लगाना है, देन इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द बिजनेस डेब्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट from of organization where the subscriber exercise the choices of restricting the company with the limited liability। उनके पास ये ऑप्शन होता है, चॉइसेस होती है। द मेंबर लायबिलिटी, ये उनकी खुद की मर्जी है ना, आपको कितना पैसा लगाना है, वो और कोई तो आएगा नहीं, आपकी खुद की मर्जी है आपको कितना पैसा लगाना है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी बिकम्स लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर टेकन बाय देम, मतलब जितना उन्होंने शेयर खरीदे हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू कितने की है शेयर की, टेकन बाय देम, द अमाउंट गारंटेड बाय देम, या उन्होंने कितनी गारंटी ली है। नो मेंबर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, जितने आपको लगाना है, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, उतना ही आपको देने पड़ेंगे, कोई भी मेंबर बाउंड नहीं होता। जैसे आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, मान लो 2,000 का है, तो आपको 2,000 ही देने, मेंबर बन गए, उसके मालिक बन गए। जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं वो उसके एक तरीके से मालिक होता है, या उसको हम प्रमोटर कहते हैं। जो कंपनी खोलते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर क्या करते हैं, बाद में कंपनी के शेयर इशू करते हैं। जब हम सेबी पढ़ेंगे, सेबी एक्ट पढ़ेंगे, इसमें दे रखा है, जब हम सेबी एक्ट पढ़ेंगे तो शेयर मार्केट में किस तरीके से चलती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप SFM पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग भी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सारी। SFM मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम फाइनल में आए थे तो हमें भी शॉर्ट फॉर्म में बात करते थे लोग, हमें समझ में नहीं आता था, बट ठीक है, समझो। नो मेंबर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन नॉर्मल कोर्स। shareholder is liable to pay the shares and when it is called up by the company. In case default, unpaid shares may be forfeited and shareholder no more remains shareholders। ठीक है, फिर वो उसके शेयर फॉरफिटेड कर ले जाते हैं, वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, वो कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्यों, डिफाइन करो। लिमिटेड लायबिलिटी आप बोल देना कि वो उतने ही पैसे देगा जितना उसने प्रॉमिस किया था, या फिर उसने नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की जितने वो टेकन कर रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाएगी। ये वाली लाइन डालोगे 2 नंबर आपके कंफर्म मिलेंगे। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर टेकन बाय देम और द अमाउंट गारंटेड बाय देम इट इज लायबल टू पे, बस। बाकी और भी चीज़ें बताएंगे। परपेचुअल सक्सेशन, जो भी कंपनी खुलती है, देखो परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं, हम सोचते हैं कि वो काम चलता रहेगा। राइट है, जैसे मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ तो ये मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा मैं करता रहूँगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी खोलते हैं तो वो सोचते हैं कि परपेचुअल मतलब कंपनी चलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, या शॉर्ट टर्म नहीं है, ऐसे नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन मीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मे बी कीप चेंजिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम बट that does not affect the company continuity।
तो मुझे जो लगता है, देखो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, उसका रीज़न है मैंने एक एक चीज़ फील की हुई है, इसमें डाल लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे वहाँ पर रह गए होंगे वैसे डाला हुआ है मैंने, वहाँ पे जो जो चीज़ रह गई होगी मैं पढ़ते समय मुझे याद आ जाएगा सारा कुछ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पढ़े हैं, तो 1-2 साल पहले। ठीक है, द डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर डज नॉट एनी वे अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। देखो चाहे कंपनी का मतलब कि ये नहीं होता कंपनी बंद नहीं हो सकती, बंद हो सकती है कानून की नज़रों में, जब हम उसे ख़त्म करेंगे देन ही बंद हो सकती है, नहीं तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मेंबर विल कम मेंबर विल गो। कोई भी बंदा आएगा, जैसे मैं आज इस एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ CMA बन के अभी, तो मैं परमानेंटली जरूरी नहीं कि मैं इसी कंपनी में काम करता रहूँगा, मैं इस कंपनी में कर रहा हूँ कभी दूसरी कंपनी में, तो मेंबर विल कम मेंबर विल गो। प्रमोटर होते हैं वही है, वो वहाँ पे अभी शेयर बेच के वो दूसरी कंपनी में जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठेगा, अभी रुकना बताता हूँ। मेंबर में कम एंड गो आउट द कंपनी फॉर एवर। There are many companies in which were formed 100 years before, not be people who have formed are no more, but the company remains. अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताई आपकी बुक में, मैं थोड़ी सी एड डाउन कर दूँ कि एक जो केस हुआ था वहाँ पे बॉम्ब, मतलब सारे मेंबर जितने भी मेंबर थे, मेंबर मीन्स जितने भी प्रमोटर थे, प्रमोटर सारे मर गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसा मैं लाइन आपको बोल रहा हूँ, प्रमोटर सारे मर गए या किसी ने बम फेंक दी उनके ऊपर, कहीं मीटिंग कर रहे थे, सारे के सारे खत्म हो गए, तो कंपनी बंद नहीं होगी। उस केस में कंपनी को कुछ दिन गवर्नमेंट चलाएगी। कौन चलाएगी? गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी। ठीक है, बट कंपनी मे नॉट क्लोज जब तक उसका लीगल वारिस या वटेवर जो मेंबर्स हैं वो नहीं आ जाते। तो याद रखना ये चीज़, जब वो दे देगा ऐसा कुछ केस लॉ बना के, तो इस केस लॉ के ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लेना भाई। ठीक है, केस वाला जो मोम वाला केस बताया, बाकी मैं आपको बताऊंगा, आपको ये नहीं है कि अब चलेगी, मैं ये सारी चीज़ें आपको कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जब हम पेपर करेंगे, जब सिलेबस खत्म करेंगे, जब इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे देन करेंगे। अच्छा, सेपरेट प्रॉपर्टी एज सेपरेट ओनर। कंपनी, आपने देखा होगा कंपनी के नाम से हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ओनर का घर अलग है। कंपनी के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ये हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन, मैंने बता दिया पहले, लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओइंग, वो उधार ले सकती है, कंपनी लेती है, बैंक से लोन ले लेते हैं, इंजॉइंग कर सकते हैं, डिस्पोजिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी इट्स ओन नेम। कंपनी खुद के नाम से सारा कुछ कर सकती है। हालांकि इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा होता है? CFO काम कर रहा होता है, MD काम कर रखा होता है, इनको सबको डिसीजन लेने वाले होते हैं, प्रमोटर होते हैं। ठीक है, बट कंपनी अपने नाम से करती है सारा कुछ। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द कैपिटल ऑफ एसेट्स। द शेयर होल्डर आर नॉट विद सेवरल और जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टीज। द कंपनी इज द रियल पर्सन इन विच इट्स प्रॉपर्टी इज वेस्टेड एंड by which is controlled, managed and disposed of through promoter, CFO, MD, like that cases. The property is vested in the company as a body corporate. No changes of individual member affect the title. The property owner much shareholder may come and remains vested in the company. The company can convey, assign, mortgage, otherwise deal its irrespective of these between. ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, देखो ये अगली फीचर्स है, फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये इंटरमीडिएट क्वेश्चन है वैसे, बट यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब हम तो क्वेश्चन आएगा। मैं तो अभी सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, लॉ की पहला चैप्टर चल रहा है, तो मैं पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगी, तो आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखने। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मैं लॉ को बहुत ज़्यादा टाइम में, तो मैं पता है बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा, मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मुझे मेन चीज़ करानी है आपको ना, पेपर में जो आनी है। बाकी किताबी ज्ञान आप लेते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, शेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, कल बेच दिया। ठीक है, खरीदा बेचा, हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इन केस ऑफ द कंपनी शेयर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013
इन सेक्शन 44 डिक्लेयर्स, ये बताता है, सेक्शन 44 बताता है कंपनी का कि आप शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो इन मनी। ठीक है, सो मेन क्वेश्चन जो मेरे टाइम पे मुझे लग रहा था यहाँ से आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी और मे बी शायद मुझे अभी याद नहीं कि आया था, यहीं से कहीं से आया था, ये कुछ चीज़ें बंद की थी, यहाँ से देखो क्वेश्चन आने के चांस हैं। हाँ, यहाँ पे देख लो ढंग से। प्राय द कंपनीज एक्ट 2015 द कॉमन सील इज seal used by the corporation is the symbol of its incorporation, also it's a statutory requirement। 2015 में ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट थी कॉमन सील लगाना। कॉमन सील का मतलब कंपनी की जो स्टैंप होती है उसको कहते हैं हम कॉमन सील। ठीक है, 2015 तक। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई 2015 में, एक अमेंडमेंट आई कि आप कॉमन सील, आप मान लो आपके पास मोहर नहीं है कंपनी की, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा उन्होंने ये बताया, डिस्पैचर फ्रॉम द कंसेप्ट द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज डिलीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन सील। उसने डिलीट कर दिया ये चीज, कंपलसरी वाला हटा दिया। नाउ इट इज ऑप्शनल, क्या कर दिया, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वेयर द कंपनी हैज ऑप्टेड to have a common seal, the same shall be used provided under the act or articles। सबके बारे में बता दिया। After this amendment, in case of the company does not have common seal, the authorization shall be made by two director। ये चीज ये उसने एमसीक्यू में छाप दिया था, अरे देख रहा है, रेड भी आ रहा साथ में, ये चीज है, ये यहाँ तक मिटाना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, इसको यहाँ से भाई हाईलाइट कर लो। ठीक है, दो डायरेक्टर और अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल दिया था उन्होंने, बहुत कंफ्यूज हुए थे, यहाँ से हो नहीं पाया था। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताता रहूंगा, बस आपको टाइम लगेगा। देखो फीचर्स हो गई, ये देखो जो चीजें इंपोर्टेंट थी मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, फीचर्स मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ये चीजें ये आपको मिलेंगी, सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। मैंने पहला चैप्टर पता 3 पेज में खत्म कर रखा है, और इसमें से जो चीज़ें आ सकती हैं मैंने ढाली हुई हैं। हालांकि मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 1% कंपनी है, बट मैं आपको ये चीज़ें भी पढ़ाता रहूँगा, पूरी बुक लैंग्वेज। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरमीडिएट में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहा है, आपने पढ़ा होगा। कॉर्पोरेट बेल, कॉर्पोरेट बेल का मतलब होता है पर्दा। कंपनी के पीछे जो है ना, कंपनी के पीछे कौन कौन काम कर रहा है, कंपनी के पीछे कौन होता है, एमडी, बड़े बड़े सीएफओ, एम्प्लॉय, ये लोग तो डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी थोड़ी काम कर रही है। कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन हु कैन नॉट टेक अ डिसीजन, बट इट इज लीगल एंटिटी है, उसकी एक अपनी पहचान होती है, देन वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं, ये लोग। अगर कंपनी में कोई गड़बड़ हुई तो गड़बड़ किसने की होगी, किसी जीवित आदमी ने, है ना। निर्जीव चीज तो कर नहीं सकती, कंपनी आर्टिफिशियल है ना। तो यही गड़बड़ करते हैं लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, टैक्सेशन में कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किए हैं, देन तो पीछे कौन है उसके। तो द फ्रेश लिफ्टिंग द वेल इज लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। कौन इसमें शामिल है, किसने घपलेबाजी की है, कौन फ्रॉड कर रहा है, उसका पता लगाना, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखो फाइनल है, कुछ भी आ सकता है। मेरे हिसाब से ये फाइनल के लिए नहीं है, बाकी आने के लिए फाइनल में कुछ भी दे सकते हैं वो, और मैं जितना करा रहा हूँ उतना ही कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई इसकी, रीड करना है इसे। ठीक है, इसे हल्का बहुत नॉर्मल में रीड कर लेना थोड़ा थोड़ा। इन लॉ रिलेटिंग द ट्रेडिंग विद द एनिमी विद द टेस्ट ऑफ कंट्रोल अडॉप्टेड। हमने किसी कंट्री से हम बिजनेस नहीं करते, उस कंट्री से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या रीजन्स थे, बहुत सी चीजें। ये किस किस केस में उठाया जाता है, इन विच केस द कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड। तो ये बहुत सारे यहाँ पे ए बी सी डी, ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के लिए। फाइनल लेवल पे एक आध बार आ गया तो आ गया, अगर आया होगा तो जरूर मेरे इंपोर्टेंट नोट्स में मिलेगा, ये मैंने डाल रखा हुआ। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, पढ़ लेना। देखो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगी चीजें। लॉ पूरी मैंने अपनी बुक रंगी हुई थी रीड करके,
दूसरों के चक्कर में रहोगे, वैसे करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। नेचर ऑफ बिजनेस, अब आपको मैं नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ इंडिया के अंदर किस तरीका। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस इन इंडिया। प्रॉफिट मे नॉट बी मोटिव। एक तो आपने एनपीओ कंपनी पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा प्रॉफिटेबल कंपनी। ठीक है। तो आपको मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो मे बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, हर किसी का पर्पस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। कुछ मोरल, मतलब मोरल सेटिस्फेक्शन होगी, अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो कि मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ, पढ़ ले गया हूँ, तो वो एक नहीं। तो हर किसी का एक मोटिव होता है पैसा कमाना। किसी भी तरीके से लोग, कुछ होता है अच्छे तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं ताकि 4 लोगों का भला भी हो, आप लोगों का भी भला हो, उस तरीके से पैसा आए। कुछ लोगों का नॉर्मली होता है कि वो पैसा कमाने के पर्पज से नहीं है, बट अल्टीमेट घूम फिर के लास्ट में पैसा आ ही जाता है, पैसा कमाने का पर्पज रहता ही है। ठीक है। सबका अपना अपना पर्पज होता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस इन इंडिया। प्रॉफिट मे और मे नॉट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वेयर देयर आर द सस्टेन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सोशल सेक्टर। मतलब अगर सोशल वर्क कर रहे हैं तो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं। इट कैटर टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। वी मे बी कैटेगराइज पब्लिक सेक्टर एज फॉलोज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। तो पब्लिक सेक्टर को मेनली ये मान लेते हैं कि ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से आपको देखो सेक्टर के बारे में पता चल गया, गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, किस तरीके के बिजनेस हो गए। मोस्टली 2 ही तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगी, मोस्टली तो ये मिलेंगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम होती हैं। जॉइंट सेक्टर में आपको बता देता हूँ जिसमें कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है और 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 प्राइवेट भी इन्वॉल्व रहती है। दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर देती है। गवर्नमेंट को लगता है बिजनेस अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट। दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। ठीक है। पब्लिक सेक्टर हो गया, जॉइंट सेक्टर हो गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं, यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं। प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनी इज द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस। जब खोलते हैं हम कोई भी कंपनी तो वहाँ एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, ये इंटर की चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी एनुअल रिटर्न हैज़ कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी। जितने भी काम काज होते हैं कंपनी के तो उसमें जितना जो नाम दिखता है, अपीयर होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू whose direction, advice और instruction the board of director accustomized होते हैं, काम करते हैं। A person should not be regarded as a promoter if his act is a personal capacity. A person should not be regarded as a promoter if he or she act a personal capacity. As per the Security Exchange Board of India (SEBI), person who are in control of issuer or instrumental in the formation in plan program pursuant to which specified securities are offered to the public. The persons whose name appear in the offer document are known as promoter. तो ये चीज़ याद रखना, ये इनमें वो आपको फंसा सकता है, कौन प्रमोटर होता है, कौन नहीं होता। हर कोई बंदा प्रमोटर नहीं होता है। ठीक है। कि आप किसी को भी जो कंपनी खोलते हैं आप उसको क्या कहते हो, प्रमोटर। ठीक है। तो उसने ये चीज़ें बताई, उसने पूरा बोला, यहाँ से लाइन पढ़ोगे ना, हैज़ कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द कंपनी आइदर शेयर होल्डर और डायरेक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू दोज डायरेक्शन एडवाइस इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट। अ पर्सन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। वो नहीं हो सकता प्रमोटर, नहीं होना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। इफ ही इज एक्ट पर्सनल कैपेसिटी, अगर वो खुद की कैपेसिटी पे काम कर रहा है। वो मैं बताऊंगा पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है, क्या बात होती है उसके अंदर, बट आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, हल्की फुल्की माइंड में रहे कि क्या चीज़ है। अब बात करते हैं प्रमोटर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू क्या होता है। ये इंटर की चीज़ें हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंपनी के ये डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एओए, और एक एमओए। ठीक है। दोनों का अपना अपना एक रूल है। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको जनरली बस इसे रीड आउट करके, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी नहीं तो। अब ये टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बता रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बता रहे कि
कंपनी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो, इसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्या कौन उसके अंदर हैं, कौन कौन प्रमोटर हैं, कौन कौन डायरेक्टर हैं, ये सारी कुछ इनके अंदर मिलेंगी, दोनों के अंदर एमओयू के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, तो टेंशन फ्री जी है, ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी कितने टाइप की हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किसके, और ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कंपनी, तो ये भी एक एमसीक्यू में पूछ लिया था, ठीक है। कंपनीज किसके अंदर रजिस्टर होती है, द दीज आर कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट रिलीज है, तो कौन सी कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। कैसे दे दिया था, देखो ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से शायद मे भी दिया हो, पता चल जाए तो लाइक दैट। अभी देखते हैं, अभी आप ये मत समझना कि ऐसे ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ तो आपको ऐसे ही लग रहा हो कहीं हवाबाजी में, सारी चीज़ें भी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये दिसंबर 2021 में देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आए थे, वो क्वेश्चन दिख गया तो मैं आपको बताता हूँ। चलो जब देखेगा, जब अब करेंगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मिल जाएगा, ठीक है, आया हुआ था, ठीक है। दीज आर कंपनीज विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट, वो खाली दिया था विच, किस कंपनी, कौन सी कंपनी होती है, आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट लेजिस्लेशन, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी, तो आपको खाली ये नाम डालना था वहाँ पर ऑप्शन में, स्टैट्यूटरी कंपनी, देन सॉल्व। ये एमसीक्यू पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे लाइक दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, लाइफ LIC हो गई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, यूनिट ट्रस्ट हो गया, ये जितनी भी कंपनियां हैं जो जिनके अपने खुद के एक एक्ट होते हैं, जिनके खुद के अपने एक्ट होते हैं, याद रखना, RBI का अपना एक्ट है, बैंकिंग का अपना एक्ट है, LIC का एक अपना एक्ट है, एडा एप्लीकेबल होता है, जिनके खुद के अपने एक्ट एप्लीकेबल होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, जिनके खुद के एक्ट लगते हैं, स्पेशल एक्ट लगते हैं, स्पेशल एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होती है। कंपनीज एक्ट के अंदर तो होती हैं रजिस्टर, पर उनके खुद के एप्लीकेबल एक्ट हैं, वो बताएंगे उनको काम कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी स्पेशल एक्ट, बस लाइन याद रखो, स्पेशल, ये चीज। रजिस्टर्ड कंपनीज हो गई, रजिस्टर जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मैंने बताया था कि लायबिलिटी जितनी चाहो लिमिटेड बाई शेयर, जितनी कंपनी होती है वो लिमिटेड बाई शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर जितना खरीदना चाहो, अनलिमिटेड रखना चाहो लायबिलिटी वो भी आप रख सकते हो, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हो गई, ये वाला, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, 1% कंपनी आपके लिए नया कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये पेपर में भी आएगा, तो मैं इसको पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसका सेक्शन याद रखना, किस सेक्शन के अंदर ये डिफाइन है। सेक्शन मैंने आज तक किसी इसके छोड़ने के लिए मैं नहीं चला दूंगा, सेक्शन मत छोड़ना भाई, ठीक है। कंपनी में जो नंबर मिलते हैं लॉ में इन्हीं के मिलते हैं। 1% कंपनी एक कंसेप्ट आया, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी हैज नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक मिनट देना, देखो कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी हैज नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, thereby enabling entrepreneurship carrying on the business in sole proprietorship from of business to enter into the corporate framework। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। देखो सबसे पहले ये 1% कंपनी कंसेप्ट आया, थ्रू दिस कंसेप्ट न्यू इन इंडिया ऑलरेडी पार्ट ऑफ मैनी कंट्री, लाइक चाइना के अंदर ये कंसेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, यूके के अंदर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 ये बनाया गया, 1% कंपनी का कंसेप्ट आया,
एक लोग भी क्या कर सकते हैं, हम कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी को खोलने का तरीका क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेंगे, वो आगे इसके अंदर बताया जाएगा। बट एक लोग भी पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पार्टनरशिप में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप कोई भी प्रोप्राइटरशिप खोल ले तो उसमें आप प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल खोल सकते हैं, पर वो कंपनी नहीं कहलाएगी। कंपनी की अपनी फीचर्स होती हैं, विशेषता होती हैं, तो वो नहीं कर सकते। पार्टनरशिप भी क्या है, एक 1932 के अकॉर्डिंग 2 लोग चाहिए। अगर कोई बंदा कंपनी खोलना चाहता है, प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है, तो प्राइवेट के लिए भी 2 लोग चाहिए मिनिमम, ठीक है। पब्लिक कंपनी तो अलग चीज़ हो गई, अभी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, आपने इंटर में पढ़ाई होगा, ठीक है। अब कंपनी के अगर आपको फीचर्स लेनी है तो एक 1% कंपनी करके एक कंसेप्ट आएगा, एक लोग भी क्या कर सकते हैं, कंपनी खोल सकता है। नाउ एक बंदा भी कंपनी खोल सकता है, यस। अब इसके अंदर क्या है, अ कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर भी खोल सकते हैं, कंपनी लिमिटेड वाइज गारंटी अनलिमिटेड। 1% कंपनी इज अ हाइब्रिड सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे हाइब्रिड है ये, सोल प्रोप्राइटरशिप बोली ना, प्रोप्राइटरशिप का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा जीएसटी नंबर लो और वो इजीली क्या होता है, रजिस्टर कर सकते हैं। बट कंपनी खोलने के लिए थोड़ा अलग तरीके के प्रोसीजर होंगे, कंपनी के फॉर्म्स होंगे, फीस होगी, ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। तो 1% कंपनी इज द हाइब्रिड सोल प्रोप्राइटरशिप, याद रखना ये। एंड कंपनी फ्रॉम बिजनेस and has been provided with the कंसेल्स रिलैक्स रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट। कुछ इसे क्या कर दिए, छूट दी गई हैं कुछ विशेष स्थितियों में, लाइक दैट। अब देखो ये यहाँ से एमसीक्यू या बड़ा क्वेश्चन आपको दिख सकता है अच्छी खासा। फीचर्स ऑफ 1% कंपनी, ओनली 1 शेयर होल्डर, यहाँ एक ही शेयर हो, क्योंकि 1% कंपनी तो एक ही बंदा चाहिए, ये याद रखना। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन and resident in India shall be eligible to incorporate a 1% company। बट ये रेसिडेंट वाला पॉइंट हट गया था, अब ये इन्होंने इंस्टीट्यूट की बुक में दोबारा से डाल दिया, शायद कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलती हो। याद रखना ये पॉइंट पे यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी जब मैं पढ़ रहा था कि ये चीज़ हटा दी गई थी, दोबारा डाल दिया, तो देख लेना इसको, बाकी मैं करेक्ट करा दूंगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या करता है, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इंडिया, ये ट्रू एंड फॉल्स में डाल दिया उसने। हाँ, आपको जब मैं पेपर दिखाऊंगा कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या करेगा, एक चीज को गायब कर देगा। अच्छा, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन, मतलब हु इज इंडियन सिटीजन एंड नॉट रिक्वायर फॉर रेसिडेंट, बट रेसिडेंट होगा देन ही वो एलिजिबल होगा 1% कंपनी के लिए। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे बाद में, याद रखना, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में, नॉमिनी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसने, उनका फेवरेट है ये टॉपिक, तो कुछ भी उठा के फेंक सकते हैं वो। नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर शैल बी नॉमिनेट अनदर पर्सन हु शैल बी बिकम अ शेयर होल्डर। मैं बताता हूँ, ओपीसी खोलने के लिए एक तो ओपीसी का एक बंदा खोल सकता है, तो एक बंदे ने खोला तो उसको एक नॉमिनी रखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे केस में मैं नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये बंदा इसका मालिक है, ये बंदा इसको चलाएगा। इन केस अगर इसको कुछ हो जाता है इस बंदे को, तो ये बंदा इसका शेयर होल्डर बन जाएगा या मालिक बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं, गॉट इट, समझ में आ गया। अब ये चीज हुई, तो यहाँ पे द शेयर होल्डर शैल बी नॉमिनेट अनदर पर्सन हु शैल बिकम अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ, अगर नहीं है या मर गया या कुछ अलग हो गया, ओरिजिनल शेयर होल्डर सच नॉमिनी शैल गिव्स हर कंसेंट एंड सच कंसेंट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एंड नॉमिनी फॉर सोल शेयर होल्डर, कंसेंट होनी चाहिए उसकी कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ इसका नॉमिनी। वो भी क्या होना चाहिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द, वो जो नॉमिनी भी है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, जो उसके लिए मैटर करती है, वो भी बाहर का नहीं होना चाहिए। वो बाहर का दे देंगे कि ऐसे कुछ केस लॉ बना देंगे कि ऐसे ऐसे है, वो वहाँ का है, यहाँ का है, तो बताओ वो बन सकता है क्या, ये आपसे पूछ सकते हो। डायरेक्टर कितने होते हैं, मिनिमम एक मेंबर है, वैसे तो हर कंपनी में अलग अलग है डायरेक्टर, मिनिमम एक, मैक्सिमम कोई भी कंपनी 15 डायरेक्टर बना सकती है, बट 15 से भी ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। बोर्ड मीटिंग आपने पढ़ी होंगी इंटरमीडिएट में, देन तो आपको समझ में आएगा। जो मीटिंग होती है उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन होती है, अगर वो पास करते हैं तो हम मोर देन 15 डायरेक्टर से भी ज़्यादा रख सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है।
बात कर लेते थोड़ा सा और। गिवन दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड, द ओपीसी मीन्स द सोल प्रोपराइटर से देयर मस्ट बी नॉमिनी, इट इज इनेबल टू परपेचुअल। सारा कुछ जो कंपनी की पास था सब कुछ वही। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठाया उन्होंने, देखो क्या, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर कंपनी के लिए 4 हो गई है ना, साल के अंदर कितनी मीटिंग होनी चाहिए या कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, सॉरी मैं एनुअल जनरल मीटिंग बोल गया, बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, कैश फ्लो कौन साइन करेगा। देखो ये साइनिंग वाला क्वेश्चन उठाया था। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ रिपोर्ट कैन बी साइंड ओनली वन डायरेक्टर, इट डज नॉट नीड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होता है ना क्या क्या बनाना चाहिए, तो 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर कोई बैलेंस शीट बनाता है, P&L अकाउंट बनाता है और तुम्हारे कैश फ्लो बनाता है। ये 3 चीज रिक्वायरमेंट होती है, बट 1% कंपनी को ये रिक्वायरमेंट नहीं, बाकी 2 चीजें बनाएगा, ठीक है। बट टैक्सेस आर टू बी पेड टू फ्लैट रेट ऑन प्रॉफिट, जो टैक्स का जिसका रहेगा स्लैब वो फ्लैट रेट पर रहेगा जो कि स्पेसिफाई होगा, ठीक है। मैं आज की क्लास काफ़ी लेंथी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, देन इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। मेरे इसमें तीसरे पार्ट में बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मैं तो अभी ख़त्म करा देता इसी को टॉपिक को, बट मुझे इंस्टीट्यूट की बुक को भी लेके चलना है, तो देन हम वो भी लेंगे। प्रॉपर तरीके से लॉ की क्लास चालू हो चुकी हैं, आप इसको देखते रहें, मैं इसे प्रॉपर तरीके से आपका लॉ पूरा अच्छे से करा दूंगा, याद भी कराऊंगा। अभी तो याद नहीं कराना चालू करा ना, अभी तो मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ बस ऊपर ऊपर से। जब मैं याद कराना चालू करूंगा तो अलग तरीके से सब कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सब कुछ बना रखा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय, देखना आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। ओके बाय बाय। भाई क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट इज़ गुड फॉर मी और आपके लिए भी।